Admiral Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Mrs. Kala Hari Kumar, President, Navy Vice Welfare Association, Commodore Mr. P.R. Hari, CMD, DRSC, Lieutenant General R.P. Kalita, Army Commander, Eastern Command, and the Vice Admiral Das Gupta, Naval Commander, Eastern Naval Command, Vice Admiral K.M. Deshmukh, TWPA, Comptroller Warship Production and Acquisition, Navy एवं DRSC के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, DRSC के हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और नेवी के हमारे बहादुर जवानों, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज गॉर्डन रीच के बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा वर्ल्ड क्लास स्टील फ्रिगेट दूनागिरी की लॉन्चिंग हो रही है। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। मुझे जानकारी दी गई है कि दूनागिरी गिरी क्लास की 4th शिप का यह पुनरावतार है। रिकॉर्नेशन की हमारे देश में बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। नए रिकॉर्नेशन का सामान्य अर्थ होता है कि वह नई परिस्थितियों के बिल्कुल अनुरूप हो, यानी अप टू डेट हो। त्रेता युग की मर्यादा के अनुरूप, चाहे श्री राम या द्वापर की विसंगतियों के अनुरूप श्री कृष्ण हो, मूल रूप में सभी हरि अथवा विष्णु का रूप होने के बावजूद विभिन्न युग और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न अवतार लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज हरि के 2 रूप हमारे बीच उपस्थित हैं। एक हरि यानी एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख का दायित्व संभाल रहे हैं, तो हमारे दूसरे हरि यानी कमांडो P.R. हरि DRSC के CMD का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे ही दूनागिरी शिप का यह अवतार भी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बिल्कुल अप टू डेट है। साथियों, दूनागिरी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास स्टील फ्रिगेट होगी, जो समुद्र से लेकर आसमान और अंडर वाटर तक में दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर सकेगी। इसकी लॉन्चिंग DRSC के गोल्डन जर्नी का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, DRSC के सभी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, जब इस आयोजन की रूपरेखा मेरे सामने रखी जा रही थी, तो मेरे एक अधिकारी ने कहा कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और देश के अनेक शिपयार्ड्स लगातार प्रगति कर रहे हैं और आए दिन किसी न किसी शिप की लॉन्चिंग और कमीशनिंग यह करते रहते हैं। अब मुश्किल इस बात की एक जैसे आयोजन में बार बार बोला भी जाए तो क्या बोला जाए। मुझे नहीं मालूम कि इस बात को आपके सामने रखा जाए या नहीं रखा जाए, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने कहा कि बात तो सही है, पर मैंने उनसे एक बात कही जो किसी समय प्राचीन ग्रीक फिलॉसफर हेराक्लिटस ने कहा था। उन्होंने कहा था, नो मैन इवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट इज नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। यानी एक ही जैसी दिखने वाली नदी में भी कोई मनुष्य दोबारा नहीं उतर सकता, क्योंकि अच्छा खासा पानी गुजर जाने के कारण एक तो नदी वही पुरानी नदी नहीं रह जाती है और वक्त गुजरने के कारण वह मनुष्य, पुराना मनुष्य भी नहीं रह जाता है। ऐसे में एक जैसा आयोजन होने के बावजूद मैं हर आयोजन को नए रूप में देखता हूं और साथ ही मैं स्वयं को भी हर बार नए रूप में पाता हूं। इसलिए आप लोग जितने भी शिप्स की लॉन्चिंग और कमीशनिंग में मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं हर इवेंट में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, जिस जगह हम सभी आज यहां उपस्थित हुए हैं, यानी आमार सोनार बांग्ला अनपैरेलल है, अतुलनीय है। हजारों वर्ष पहले यहीं के ताम्रलिप्ति पोर्ट के माध्यम से अनेक देशों के साथ
हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हुआ करते थे। 11वीं सेंचुरी में यह प्रांत भारत की स्ट्रांग लेवल पावर का साक्षी बनता है, जब राजेंद्र चोल प्रथम अपनी नौसेना के सहारे बे ऑफ बंगाल और शिलोंग, जावा, सुमात्रा आदि के विजय अभियान पर निकलते हैं। बे ऑफ बंगाल पर उनके अधिकार के कारण यह जल क्षेत्र चोल लेक कहलाया। और साथियों, 15वीं सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग का प्रचार प्रसार कर आम जन को समरसता का पाठ पढ़ाया, हार्मनी का पाठ पढ़ाया और उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का भी काम किया। 19वीं सेंचुरी में यह प्रांत नव जागरण का प्रवेश द्वार बना और राजा राम मोहन राय जैसे विद्वानों और समाज सुधारकों ने एक ओर पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की, तो दूसरी ओर भारतीयों की पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से परिचय कराने में एक ब्रिज का काम किया। महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को राष्ट्र और समाज से जोड़ते हुए उसे व्यवहारिक धरातल पर लाने का काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चटर्जी जैसे साहित्यकारों ने विश्व स्तरीय साहित्य रचकर आम जन के सुख दुख को व्यापक अभिव्यक्ति देने का काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तत्कालीन शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया, तो केशव चंद्र सेन दर्शन के क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने वाले वह यात्री बने। साइंस के क्षेत्र में भी यहां के जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे साइंटिस्ट ने अनेक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसी मॉडर्न अप्रोच के चलते किसी समय महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण जी गोखले ने बिल्कुल सही कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसे बाद में सोचता है। यहां के महिलाओं की भूमिका देश के इतिहास में कम नहीं रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको बेगम रुकैया का। बेगम रुकैया जो कि एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर मानी जाती थी, वेस्ट बंगाल की राइटर, एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इस धरती की बेटी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाली बीना दास का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह बीना दास अपने समय की बहुत ही रिनाउंड, मानी जानी, प्रसिद्ध वह क्रांतिकारी थी। इसी तरह इस भूमि से जुड़े अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। आज जब हमारा देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले बंगाल के वीर सपूतों को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जतेंद्र नाथ मुखर्जी अथवा बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारी ने आम जन को अपने साथ जोड़ते हुए उनके अंदर गुलामी से लड़ने की वह ताकत दी थी। खुदीराम बोस जैसे वीर सेनानी जिन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। अपने अद्भुत नेतृत्व के बल पर वे न केवल अपने देश से बल्कि जर्मनी और जापान जैसे देशों से भी भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। बताया जाता है कि जर्मनी से सुमात्रा तक की अपनी यात्रा में लगभग 90 डेज उन्होंने जर्मन और जापानी सबमरीन में गुजारे थे। आज नेताजी हमारे बीच होते तो स्वदेशी यानी इंडिजिनस शिप्स और सबमरीन देखकर निश्चित रूप से वह गौरवान्वित होते और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अत्यधिक प्रसन्नता होती। मानवता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जन्मभूमि यही रही है। उनसे लेकर सत्यजीत रे, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता फेमस इकोनॉमिस्ट श्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तक की परंपरा हम देखें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बंगाल की धरती ने अपना योगदान न दिया। कला, साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन, खेल, विज्ञान, अध्यात्म
और जीआरईसी जैसे एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में इस प्रांत ने बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथियों, आज दूनागिरी की लॉन्चिंग इंडियन नेवी के विजन और जीआरईसी के कर्मियों की परिश्रम और लगन का ही परिणाम है। यह हमारे नेवी की विजनरी अप्रोच ही थी, जिसके चलते इसने 60s में इन हाउस शिप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर दिया था और गिरी क्लास 1970 के दशक में बायर्स नेवी में विल्डर्स नेवी की जर्नी का इंपॉर्टेंट माइल स्टोन था। तब से लेकर आज तक हमारी नेवी आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से प्रगति करती जा रही है। साथियों, आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध ये लगातार बदल रहे हैं। कुछ समय पहले ही कोविड की, फिर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और यूक्रेन की स्थिति से भी हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाहिर है इनका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस रीजन में पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और न किसी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की घटना आए दिन हमें यह देखने को मिलती रहती है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुसार इंडिया के नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करने के साथ साथ पूरे रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस को तय करना इंडियन नेवी के मैंडेट में स्वाभाविक रूप से यह शामिल हो जाता है। साथियों, इस प्रकार की कैपेबल वारशिप की लॉन्चिंग हमारी नेवी की यह बढ़ती हुई इंडिजिनस डिजाइन स्ट्रेंथ और इंडियन शिपयार्ड्स, एंसिलरी इंडस्ट्री और एमएसएमईज की हाई टेक्निकल कैपेबिलिटी यानी भारत की आत्मनिर्भरता को यह दर्शाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की राह हम सबको दिखाई है, वह कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज का ही यह एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए एक नए भारत का निर्माण करना है। साथियों, हमारी नेवी को इंडियन ओशन रीजन में किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार और रिस्पॉन्स रेडी रहना होगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी भी कंटिजेंसी के दौरान फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनने का के लिए प्रयासरत रहना होगा। हमें रीजन में हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स की जरूरत के समय उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी हमें सदैव तैयार रहना होगा। साथियों, अभी हाल में ही स्पेन में ऑटोनमस अंडर वाटर ड्रोन द्वारा ड्रग स्मगलिंग होती हुई पाई गई है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के ऐसे नए नए माध्यम सामने आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसे में हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और सर्विलेंस एजेंसीज को और अधिक चौकस रहना होगा। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स में बढ़ोतरी करनी होगी ताकि हम इन चुनौतियों से निपटने में अहेड ऑफ द कर्व रहें। साथियों, नई कंडीशंस के अनुसार अपनी ट्रेनिंग को भी रीओरिएंट करना यह आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। इसी तरह डार्क एंड ग्रे शिपिंग की चुनौतियां भी हमारे सामने विद्यमान हैं। अनेक ऐसी मिलिट्री वेजल्स हैं जो आसपास की सीज में मंडराती हैं और उनका इरादा यह साफ नहीं होता है। या अनेक सिविल वेजल्स भी ऐसे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में वह लिप्त होती हैं। ऐसे में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट डाटा और इमेजरी से संबद्ध मैरीटाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से अनयूजुअल एक्टिविटीज और थ्रेट्स को रोकने के प्रयासों में बढ़ोतरी यह हमारे लिए और अधिक आवश्यक हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी अपनी कैपेबिलिटी और इंड्योरेंस
बढ़ोतरी करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। साथियों, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्री का संबंध चाहता है। इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता रहा है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मालदीव हो या फिर बांग्लादेश, हमने सभी के साथ मधुर और मजबूत संबंध बरकरार रखे हैं। श्रीलंका आज जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हालांकि कोविड और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत भी प्रभावित हुआ है। उसके बावजूद हम अपने मित्र श्रीलंका की यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कोविड के संकट के दौरान नेपाल, मालदीव आदि देशों को भी हमने विभिन्न ऑपरेशंस के तहत मेडिसिन और अन्य जरूरी सामान भेजकर उनकी मदद की थी। और साथियों, आज अगर बांग्लादेश प्रगति का राह पर तेजी से बढ़ रहा है, सचमुच पड़ोसी होने के नाते भारत को इसकी बेहद खुशी है। यह राष्ट्र धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ और संकीर्णता को पीछे छोड़ते हुए मॉडर्नाइजेशन, मॉडरेशन, सेकुलरिज्म, महिलाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों के विकास का रास्ता अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, वह दुनिया के अनेक देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। साथियों, हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो धर्मांधता, कट्टरपंथ और संकीर्णता से पूरी तरह जूझ रहा है, वह खुद भी गरीबी, बेरोजगारी और आतंक से परेशान है और यदाकदा भारत को भी परेशान करता रहता है। उसे बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखने और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। बांग्लादेश ने जिस तरह अपना डेवलपमेंट वह कर रहा है और क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, उससे यह स्पष्ट है कि यह राष्ट्र आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा। हेल्थ हो, एजुकेशन, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी संबंधी जरूरतों के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है और आगे भी पूरी तत्परता के साथ भारत खड़ा रहेगा। भारत अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए भी बढ़ा रहा है। यह सिर्फ इसी दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, दूनागिरी नाम अपने आप में अनेक विशेषताएं यह समेटे हुए है। मैं जानता हूं कि यह द्रोणगिरी शब्द का ही एक स्थानीय रूप है, जिसका संबंध रामायण से बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण पर प्रहार हुआ था और वह मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और वह बूटी हिमालय के जिस पर्वत पर उपलब्ध थी उसका नाम था द्रोणगिरी और यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। वे पहाड़ पर पहुंचते हैं, बूटी खोजने का प्रयास करते हैं, पर जब बूटी पहचान में नहीं आती तो पूरा पहाड़ ही अपने कंधों पर लेकर वह उड़ जाते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह अंततः लक्ष्मण की चेतना यानी उनके होश को वापस करने में सहायक होते और अपना कार्य पूरा करते हैं। साथियों, इस प्रसंग को बीच में लाने का कारण बस इतना था कि यह द्रोणगिरी यानी दूनागिरी स्वयं किसी भी परिस्थिति में अपने काम को अंजाम देने की यह मिसाल है। इसलिए मैंने इस बात की यहां पर चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है जो शिप हम अपने सामने देख रहे हैं और जो लोग इस पर अपनी सेवाएं देंगे, वे निश्चित ही किसी भी परिस्थिति में अपने टास्क को पूरा करने में सफल होंगे और दूनागिरी के गौरव को, इसकी प्राइड को बनाए रखेंगे। साथियों, आज यह शिप का पहली बार जलावतरण होगा। यह खुशी की बात है। यहां उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्रीमती कला हरिकुमार इस शिप का नामकरण करेंगे और इसे अपनी ब्लेसिंग भी देंगे। साथियों, दूनागिरी की लॉन्चिंग संभव न होगी अगर जीआरसी और इससे जुड़ी अदर एंटिटीज का वर्कफोर्स कोविड जैसी तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए दिन रात काम में न लगा होता। इसके लिए मैं जीआरसी की पूरी टीम की मैं सराहना करता हूं, जिन्होंने शिप की परिकल्पना को अपने घोर परिश्रम से
दिन रात लगकर पूरा किया है, उसे साकार किया है। साथियों, आपकी सफलता देश के अंदर यह भरोसा पैदा करती है कि आपको आगे और भी अधिक बहुत कुछ करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी तरह से अपने उत्साह, उमंग और परिश्रम से नौसेना और राष्ट्र को बेहतरीन, बेमिसाल और बलशाली युद्ध पोत समर्पित करते रहेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुनना ज्ञान के सागर में गोता लगाने के समान है। सर, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद। May I now request CMD GRS